गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारी लास्ट वीडियो जैसे आपने देखा था कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसी को ध्यान में रखते हुए आगे हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा इसको आपको जस्ट ओनली स्क्रीन डाउन करके स्क्रॉल करके शो कर रहा हूँ आपको। देखो, हमने लास्ट में शेयर, स्टॉक, रिजर्व कैपिटल, फिर कैपिटल रिजर्व, दोनों का डिफरेंस पढ़ा। देन यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम डिस्कस किया हमने। फिर हमने इम्प्लाय स्टॉक ऑप्शन प्लान को डिस्कस किया था। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स एंड बोनस शेयर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एंड देन हमने होल्डिंग कंपनी का AS 21 डिस्कस किया था लास्ट में। काउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किसके लिए, इसमें ये बताया गया था। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस की हमने। और फिर हमने किया था सब्सिडरी कंपनी क्या है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमने सब कुछ जो डिस्कस किया है AS 21 के हिसाब से किया है। आज हम नेक्स्ट पोर्शन, जो इस वीडियो का रिमेनिंग पार्ट था, वो ये था इक्विटी क्या है। इक्विटी की डेफिनेशन जो हम AS 21 के हिसाब से बता रहे हैं आपको। इक्विटी इज डिफाइंड एज रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एंटरप्राइज आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी। कि जितनी भी कंपनी की लायबिलिटीज होती हैं, एसेट्स में से वो सारी लायबिलिटी लेस करके जो बच जाता है वो किसको, उसे क्या बोलेंगे, हम इक्विटी बोलेंगे, रेजिडुअल इंटरेस्ट बोल दिया। और दिस डेफिनेशन इस पे एम्फसाइज कर रही है रेजिडुअल नेचर ऑफ इक्विटी। इक्विटी जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। व्हाट रिमेन्स आफ्टर ऑल एब्लिगेशन वर सेटल्ड, जो सारी ऑब्लिगेशन सेटल होने के बाद जो बच गया वो किसके लिए है, वो इक्विटी है। तो जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो AS 21 के अनुसार, इक्विटी का बड़ा रोल होता है। इससे एलिमिनेटिंग इन्वेस्टमेंट, मिनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए, गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपको कैलकुलेट करनी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो उसमें इक्विटी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपसे इक्विटी पूछा जाता है तो आप तो एक तो ये बताओगे दिस इज ए रेजिडुअल इंटरेस्ट है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सारी एप्लीकेशन ऑब्लिगेशन को सेटल करने के बाद। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम AS 21 के अनुसार, उसमें इसका अहम रोल होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं मिनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। मिनॉरिटी इंटरेस्ट भी हमें यहाँ पर 21 AS के अनुसार डिफाइन किया गया है। इट रेफर टू द पार्ट ऑफ द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड नेट एसेट ऑफ ए सब्सिडरी एट्रीब्यूट। जैसे आप देखते हो कि होल्डिंग और सब्सिडरी के अंदर होल्डिंग कंपनी ने 70% टेक ओवर कर लिए, उसके शेयर टेक ओवर किए हैं, 80% लिए, तो जो जो रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है ना, द मिनोरिटी 20% है, 30% है, दैट इज रेफर टू द पार्ट ऑफ द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी attributable to the interest which are not owned डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी बाय द पेरेंट। यानी कि जो सब्सिडरी का वो पार्ट जो होल्डिंग कंपनी ने नहीं लिया, उसके वो मालिक नहीं है, वो मिनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। और इसे आप बैलेंस शीट, जब आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते हो तो उसे सेपरेटली शो किया जाता है, अलग से शो किया जाएगा। और मिनॉरिटी इंटरेस्ट इन द इनकम ऑफ ए ग्रुप इज ऑल्सो सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है वहां पर भी इसे हम अलग से शो किया जाता है, इसका जो इनकम होती है वो भी अलग से शो की जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा, पहले तो ये बताया कि AS 1 के अनुसार 21 के अनुसार मिनॉरिटी इंटरेस्ट है क्या। फिर ये बताता है कि इसे हम सेपरेटली बैलेंस शीट में शो करेंगे, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो भी हम सेपरेटली उसे इनकम के रूप में अलग से शो किया जाता है। इसके बाद आप देखते हो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, ये भी 21 के अनुसार बताया गया कि दैट इज रिप्रेजेंट बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड द पेरेंट शेयर इन द इक्विटी। कि जो इक्विटी इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी एट द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो पेरेंट्स कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसे जो कितना पैसा वहां से एज इन्वेस्टमेंट के रूप में मिल रहा है, और उन्होंने कितना पैसा लगाया, कि जो उसके शेयर परचेज करने के लिए जितना हिस्सा उन्होंने 80% के लिए, 50% के लिए, 60% के लिए जो पैसा लगाया, कितनी कॉस्ट लगी, और उसे कितना शेयर मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है।
इफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड द पेरेंट शेयर, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो पेरेंट शेयर होल्डिंग का जो शेयर मिलता है सब्सिडरी कंपनी में, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, गुडविल, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए गुडविल, उसे गुडविल माना जाएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसे गुडविल कंसीडर करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम रह जाती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है और पेरेंट शेयर जो ज़्यादा है सब्सिडरी कंपनी में, इन दैट केस दैट इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिजर्व। ठीक है, द पेरेंट शेयर इन द सब्सिडरी एक्सीड द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो शेयर मिल रहा है सब्सिडरी कंपनी में वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको ये कहूँ, अगर आप इस लेसन में से पूछा जाता है आमतौर पे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे ये पुटअप किया जाता है डिफाइन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो आप तो ये पहले तो ये बताना ये डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को ही हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये दो रूप में हो सकता है, अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो पेरेंट शेयर से ज़्यादा गुडविल आएगी, ठीक है ना। अगर जो शेयर्स है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो सब्सिडरी कंपनी में जो शेयर मिल रहा है वो ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है म्यूचुअल ओविंग। देखो AS21 के अंदर क्या होता है कि जब आप होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है ना आपस में कोई अमाउंट ड्यू है, ठीक है ना, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कुछ सेल किया परचेज किया तो इंटर कंपनी बैलेंसेस आ जाते हैं, उसे म्यूचुअल ओविंग बोलते हैं। रेफर टू द अमाउंट ड्यू बिटवीन ए होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, दीज इंटर कंपनी बैलेंसेस आर एलिमिनेटेड व्हेन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सिंपल सी बात है, इसमें एक सब्सिडरी कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को सेल किया, इसने इसको सेल किया, तो ये तो है तो ये एक ही कंपनी ना, तो उस केसेस में म्यूचुअल ओविंग आ जाती है, ठीक है। तो उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बैलेंस शीट क्योंकि अब तो सिंगल एंटिटी के रूप में शो हो रहे हैं ना वो, इससे हमारी बैलेंस शीट नहीं तो ज़्यादा शो करेगी अमाउंट को, ठीक है ना। अगर हमने इसको सेल किया, उधार सेल किया तो डेटर हो गई, ठीक है, ये डेटर बन गया, और इसके लिए ये इसके लिए क्रेडिटर बन गया, तो क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे डेटर भी बढ़ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमने तो उसे सिंगल एंटिटी के रूप में शो करना है, तो इनको क्या हम क्या करना पड़ता है, हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, उसे लेस करना पड़ता है। तो ये इन्फ्लेशन ऑफ डेटर creditor in the consolidated balance sheet, ensuring that only owings to from external and parties are reflected। जो भी हमारी बैलेंस शीट बनती है उसमें वो एक्सटर्नल पार्टी को शो करना होता है, ना कि म्यूचुअल ओविंग को शो करना होता है, वो हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप तो एक ये बताना कि होल्डिंग कंपनी में जो आपस में ड्यू अमाउंट है जो म्यूचुअल ओविंग ओविंग होती है, और एक इसे हमें रिमूव करना पड़ता है जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आप इतना भी बहुत रहेगा आपके लिए, ये एग्जाम्पल हो जाता है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद आता है अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या है, दैट इज अराइज फ्रॉम इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। जब आप क्या करते हैं, हमारे पास आपस में जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी जब आपस में कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल ऑफ गुड्स करते हैं, एसेट सेल करते हैं, तो वहां पर अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता है। दिस प्रॉफिट आर एलिमिनेटेड इन फुल व्हेन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उनको भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एज दे हैव नॉट बीन रियलाइज्ड थ्रू ट्रांजेक्शन विद एक्सटर्नल पार्टी। जब तक वो आपने आगे सेल ही नहीं किया तो आप उनको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि होल्डिंग कंपनी है एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है ना, तो दोनों ये एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी, इसने इसको गुड्स बेची है, 10,000 की गुड्स थी, 15,000 में सेल कर दी, और अभी भी इसके पास वो गुड्स पड़ी हैं, ठीक है ना, इसने आगे सेल नहीं की, इसके पास अभी भी 7500 की गुड्स पड़ी हैं, तो इट मीन्स 2500 की गुड्स क्या है, वो अनलाइज प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो है ही, 2500 अनलाइज हो गया, वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन ऑफ अनलाइज प्रॉफिट इंश्योर दैट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है आपको, क्योंकि एक सिंगल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ना जब ऐसा होता है, क्योंकि म्यूचुअल ओविंग ये भी एक म्यूचुअल ओविंग की वजह से हो जाता है, क्योंकि हमने इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस की हैं, आपने सेल किया गुड्स को होल्डिंग और सब्सिडरी, अब उसने आगे उसे सेल ही नहीं किया अभी तक, होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को भेज दिया, अब सब्सिडरी कंपनी ने आगे कस्टमर को सेल नहीं किया वो अभी तक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने क्या 10,000 की गुड्स थी, 15 की सेल कर दी, लेकिन वो उसके पास ही पड़ी है, उसमें से उसने 7500 तो सेल कर दी, 7500 पड़ी है, तो इसमें से 50% प्रॉफिट तो अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया ना,
यानी कि इसके होल्डिंग के पास स्टॉक ना रह के सब्सिडरी के पास है। अब स्टॉक तो कंबाइंड रूप में शो करना पड़ता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है? इससे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बनता। इसीलिए क्या इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। 21 में बताया गया कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और